तो आज हमारे पास पड़ताल के लिए एक कहानी है, द पीकॉक प्रिंसेस एंड द ब्रोकन स्पेल। ये कहानी है भूपेंद्र और उसके भाई छोटू की, जो गांव में एक सीधी सादी जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर उनके घर में एक मोरनी आती है और सब कुछ बदल जाता है। हाँ, ये कहानी एक ऐसे दरवाजे की तरह है जो खुलता तो एक आम से घर में है, लेकिन हमें जादू, रहस्य और सपनों की दुनिया में ले जाता है, हाँ। जहाँ कुछ भी मुमकिन है। हम्म। और इस सब के केंद्र में है वो मोरनी, वही मोरनी जो सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि एक जीती जागती पहेली है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक अजीब बात से होती है। हाँ, भूपेंद्र खेतों से थका हारा घर लौटता है और देखता है कि घर का सारा काम हो चुका है। पहले से ही। हाँ, खाना तैयार है, बर्तन साफ हैं, घर एकदम चमक रहा है। और ये सब कौन कर रहा है, किसी को नहीं पता। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, है ना? नहीं, रोज। ये रोज होने लगा। सोचिए, एक किसान के लिए कितनी बड़ी राहत भी होगी और कितनी बड़ी उलझन भी। सही बात है। एक तरफ उसकी मेहनत कम हो रही है और दूसरी तरफ उसके घर में कोई अनजानी ताकत काम कर रही है। दरवाजा बाहर से बंद रहता था। हाँ, ये आराम देने वाला भी है और थोड़ा डरावना भी। और एक दिन तो हद ही हो गई, जब वो घर लौटा तो घर में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। अच्छा। उनके फटे पुराने कपड़ों की जगह नए कपड़े रखे थे और जमीन पर सोने की जगह एक बढ़िया लकड़ी का पलंग भी आ गया था। अरे वाह, ये किसी आम मददगार का काम तो बिल्कुल नहीं लगता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मदद जरूरतें पूरी करने से कहीं आगे की है। ये उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश है। पलंग लाना सिर्फ सोने की व्यवस्था नहीं है, ये आराम और इज्जत देने जैसा है। हाँ, सही कहा। तो कहानीकार हमें इशारा दे रहा है कि ये जो भी शक्ति है वो उन भाइयों की बहुत परवाह करती है। और ये सारे बदलाव उस मोरनी के आने के बाद ही शुरू हुए थे। बिल्कुल। छोटू ने तो उसे रसोई में देखा भी था। वो बस चुपचाप बैठी रहती थी, जैसे सब कुछ उसकी निगरानी में हो रहा हो। लेकिन एक पक्षी ये सब कैसे कर सकता है? यही सवाल भूपेंद्र को खाए जा रहा था। पर फिर वो सोचता है कि चलो, जो भी है हमारा भलाई तो कर रहा है, कोई नुकसान तो नहीं। और ये जो भूपेंद्र का रवैया है ना, ये बहुत दिलचस्प है। वो ज्यादा सवाल नहीं करता, लड़ता नहीं है, बल्कि उस रहस्य को स्वीकार कर लेता है। हाँ, वो मान लेता है। शायद यही वो गुण है जिसकी वजह से उसे आगे की यात्रा के लिए चुना गया। अच्छा। वो हालात से लड़ने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता है। लेकिन कहानी उसे ज्यादा देर चैन से बैठने नहीं देती। और फिर उसकी जिंदगी में सपनों का दौर शुरू होता है। और यही से कहानी का असली रहस्य परत दर परत खुलना शुरू होता है। अच्छा। भूपेंद्र को एक सपना बार बार आने लगता है। सपने में वो देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, राजकुमारी जैसी, गहनों से लदी हुई। हाँ, और उसके पीछे एक 3 सिर वाला भेड़िया पड़ा है। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। 3 सिर वाला भेड़िया, ये कोई मामूली जानवर नहीं है। नहीं। लोक कथाओं में जब भी किसी जानवर के एक से ज्यादा सिर होते हैं तो वो उसके खतरे के कई गुना होने का प्रतीक होता है। ये सिर्फ शारीरिक खतरा नहीं है, मतलब शायद कोई जादुई या मानसिक हमला भी है। वो एक ही समय में कई दिशाओं से आ सकता है। अच्छा, तो वो लड़की उस भेड़िए से जान बचाकर भाग रही है। वो जंगल और नदी पार करके एक गुफा में छिप जाती है। और भेड़िया नदी के पास आकर उसकी गंध खो देता है और वापस चला जाता है। राजकुमारी को लगता है कि वो बच गई। लेकिन अक्सर कहानियों में ऐसा ही होता है ना। हाँ। जब हमें लगता है कि हम एक मुसीबत से बच गए, असल में हम किसी दूसरी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। बिल्कुल। वो गुफा उसकी पनाहगाह नहीं थी, बल्कि उसके श्राप की वजह बनने वाली थी। सही। गुफा के अंदर भगवान शिव का एक शिवलिंग था और पास में ही एक ऋषि गहरी तपस्या में लीन थे। राजकुमारी से गलती से एक पत्थर का टुकड़ा लुढ़ककर ऋषि पर गिर जाता है। ओहो। उनकी तपस्या भंग हो जाती है और वो गुस्से में अपनी आंखें खोलते हैं और ठीक इसी पल उसकी नींद टूट जाती है। हाँ, हर बार। ये कमाल का तरीका तनाव बनाने का। सपना उसे सच के बहुत करीब ले जाकर हर बार पीछे धकेल देता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक टूटी हुई याद है जो उससे मदद मांग रही है। वो उसे पूरा सच इसलिए नहीं देख पा रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक वो उस कहानी का हिस्सा नहीं बना है। वो बस एक दर्शक है। और ये अधूरापन उसे दिन रात परेशान करने लगता है। वो खेतों में काम करते हुए भी उसी लड़की और उस अधूरे सपने के बारे में सोचता रहता है। और फिर आती है पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात, जो सारे राज खोल देती है। पूर्णिमा की रात को हमेशा से एक जादुई समय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात को दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा बहुत महीन हो जाता है। अच्छा,
जादू अपने चरम पर होता है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि रहस्य इसी रात को खुलता है। उस रात चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी। भूपेंद्र की नजर घर के बाहर आम के पेड़ पर पड़ती है। वो देखता है कि मोरनी वहां चुपचाप बैठी रो रही है। रो रही है? हाँ, उसके आंसू चांदनी में मोतियों की तरह चमक रहे थे। ये देखकर भूपेंद्र का दिल भर आता है। वो उसके पास जाता है और बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है, उसे सहलाता है। और ये पल कहानी का सबसे जरूरी मोड़ है। ध्यान दीजिए, भूपेंद्र को अभी तक कुछ नहीं पता। कुछ भी नहीं। उसे नहीं पता कि ये एक राजकुमारी है या इस पर कोई श्राप है। वो बस एक दुखी जीव को देखकर द्रवित हो जाता है। हाँ। और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। हाँ। ये उसकी दया और करुणा है जो जादू को सक्रिय करती है। कोई ताकत या होशियारी नहीं, सिर्फ एक नेक दिली। और जैसे ही वो उसे सहलाता है, मोरनी के पैर में बंधी हीरे की अंगूठी तेजी से चमकने लगती है। अच्छा। फिर ओहो। और बेहोशी में वो फिर से वही सपना देखता है, लेकिन इस बार सपना टूटता नहीं। इस बार उसे पूरा सच दिखने वाला था। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ दर्शक नहीं रहा। उस मोरनी को सहलाकर उसके दर्द को महसूस करके वो अनजाने में ही उस कहानी का हिस्सा बन चुका था। हाँ। वो देखता है कि क्रोधित ऋषि राजकुमारी को श्राप दे रहे हैं। क्या कहते हैं वो? तुमने मेरी सालों की तपस्या भंग की है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक बेजुबान मोरनी बन जाओ और हमेशा इन जंगलों में भटको। ये सुनकर राजकुमारी रोने लगती है और अपनी पूरी कहानी बताती है कि कैसे वो उस भेड़िए से जान बचाकर यहाँ आई थी। और यहाँ हमें ऋषि के चरित्र का दूसरा पहलू दिखता है। वो कठोर है पर निर्दयी नहीं। जब उन्हें सच्चाई पता चलती है तो उनका मन पिघल जाता है। वो श्राप वापस तो नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि कहे हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन वो उससे मुक्ति का एक रास्ता जरूर बताते हैं। बिल्कुल। ऋषि कहते हैं कि श्राप तभी टूटेगा जब पूर्णिमा की रात में कोई इंसान तुम्हारे दर्द को समझकर तुम्हें प्यार से सहलाएगा। ये तो हो गया। हाँ, लेकिन ये तो बस पहला कदम होगा। अच्छा, और भी कुछ है? उस इंसान को 5 अलग-अलग जगहों पर जाकर 5 दिव्य वस्तुएं लानी होंगी, तभी तुम हमेशा के लिए आजाद हो पाओगी। तो अब जाकर भूपेंद्र की भूमिका साफ होती है। वो सिर्फ एक मददगार नहीं, बल्कि एक उद्धार करता है। उसे एक मिशन पे भेजा जा रहा है। उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। जब भूपेंद्र की आंख खुलती है तो वो खुद को बिस्तर पर पाता है। उसे लगता है शायद ये सब एक लंबा अजीब सपना था। हो सकता है। लेकिन कुछ दिन बाद एक सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि मोरनी की जगह एक खूबसूरत लड़की उसके बगल में सो रही है। क्या? जरा सोचिए उसकी हालत। वो हैरान रह जाता है। एक रहस्यमयी मददगार, फिर एक डरावना सपना, और अब अचानक उसके बिस्तर पर एक अनजान लड़की। कहानी उसे लगातार चौंका रही है। वो लड़की उठती है और खुशी से चिल्लाती है, भूपेंद्र देखो, मैं इंसान बन गई। तो वो उसे जानती है। हाँ, भूपेंद्र और भी चौंक जाता है कि ये मेरा नाम कैसे जानती है। वो बताती है कि मैं ही वो मोरनी हूँ। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। क्यों? अचानक एक चमक होती है और वो लड़की फिर से मोरनी बन जाती है। इसका मतलब श्राप अभी पूरी तरह से टूटा नहीं है। नहीं, ये बस एक झलक थी, एक इनाम था, ये दिखाने के लिए कि अगर वो मिशन में कामयाब हुआ तो नतीजा कितना खूबसूरत होगा। हाँ, उसे प्रेरित करने का एक तरीका। बिल्कुल। और जहां राजकुमारी गायब हुई थी, उसी जमीन पर वो हीरे की अंगूठी पड़ी थी। अच्छा। जैसे ही भूपेंद्र उसे उठाता है, अंगूठी चमकने लगती है और उसमें से एक आवाज आती है। ये क्लासिक फैंटेसी कहानियों वाला पल है। एक जादुई चीज जो नायक को उसका रास्ता दिखाती है, उसका मार्गदर्शन करती है। हाँ, ये अंगूठी अब सिर्फ एक गहना नहीं है, ये एक कंपास है, एक गाइड है, और शायद एक टाइमर भी। बिल्कुल, एक टाइमर, क्योंकि आवाज बताती है कि भूपेंद्र को 1 महीने के अंदर 5 जगहों से 5 चीजें लानी होंगी, वरना क्या? वरना वो धीरे धीरे बूढ़ा होके मर जाएगा। अरे, ये तो बहुत ही खतरनाक शर्त है ना? अब ये कोई नेक काम नहीं रहा, ये तो जीवन और मृत्यु का सवाल बन गया एक तरह से। उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। हाँ। अगर तुम राजकुमारी को नहीं बचाओगे तो तुम खुद भी नहीं बचोगे। मेरे मन में भी यही सवाल आया था, ये कितना जायज है। भूपेंद्र ने तो सिर्फ मदद करने की कोशिश की थी और बदले में उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया गया। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं है। कोई रास्ता नहीं, उसे ये यात्रा करनी ही होगी, राजकुमारी के लिए भी और खुद की जान बचाने के लिए भी। ये कहानी के नैतिक पहलू को और जटिल बना देता है। क्या किसी को उसकी मर्जी के बिना नायक बनने पर मजबूर किया जा सकता है? शायद यहाँ संदेश ये है कि बड़ी जिम्मेदारियां अक्सर बिना पूछे ही हम पर आ पड़ती हैं, और असली हीरो वो है
जो डरने के बावजूद उन्हें स्वीकार करता है। भूपेंद्र भी बहुत डर जाता है, उसे अपने छोटे भाई छोटू की चिंता सताने लगती है। जाहिर है। लेकिन तभी मोरनी इंसानी आवाज में उससे कहती है, डरो मत भूपेंद्र, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अच्छा। ये सुनकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। उसे एहसास होता है कि वो इस लड़ाई में अकेला नहीं है, जिसके लिए वो लड़ रहा है वो भी उसके साथ है। ये एक पार्टनरशिप है। तो भूपेंद्र फैसला कर लेता है, वो छोटू को पड़ोस वाली मौसी के घर छोड़ाता है और राजकुमारी जो अब मोरनी के रूप में है उसके साथ उस अनजान सफर पर निकल पड़ता है। और यहाँ कहानी में एक और जादुई नियम सामने आता है। वो क्या? राजकुमारी दिन के समय इंसान के रूप में रहती है और रात होते ही वापस मोरनी बन जाती है। अच्छा, इससे तो उसे सफर में बड़ी मदद मिलती होगी। बहुत। दिन में वो रास्ता पूछ सकती है, बात कर सकती है। ये बहुत दिलचस्प है। दिन यानी रोशनी और उम्मीद के समय वो अपने असली रूप के करीब होती है, और रात अंधेरे और खतरे के समय। हाँ, श्राप उस पर हावी हो जाता है। ये उसकी स्थिति के दोहरेपन को दिखाता है। वो इंसान भी है और जानवर भी, आजाद भी है और कैदी भी। बिल्कुल। 4 दिन तक वो घने जंगल में चलते रहते हैं। फिर उन्हें दूर एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसमें से धुआं निकल रहा था। वो वहां पहुंचते हैं तो एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। वो उन्हें रात के लिए पनाह दे देती है। किसी भी हीरो की यात्रा में ऐसे पड़ाव जरूर आते हैं। अनजान जगहों पर अनजान मददगार मिलते हैं। सही। जो अक्सर किसी न किसी रूप में उसकी परीक्षा भी लेते हैं। ये बूढ़ी औरत भी शायद वैसी ही कोई कड़ी है। वो उन्हें खाना देती है, सोने की जगह दिखाती है, लेकिन जाने से पहले एक चेतावनी देती है। क्या? कहती है, मैं बाहर जा रही हूं, तुम दोनों अंदर ही रहना। बाहर से किसी भी तरह की आवाज आए तो जवाब मत देना, दरवाजा मत खोलना। ये चेतावनी साफ इशारा है कि जंगल जितना शांत दिख रहा है उतना है नहीं। बाहर कोई खतरा है जो आवाज लगाकर अंदर आने वालों को लुभाता है। ये उनकी समझदारी और संयम की पहली परीक्षा है। और होता भी यही है। बूढ़ी औरत के जाने के बाद बाहर से तरह तरह की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जैसे जानवरों की, कुत्तों बिल्लियों के लड़ने की। लेकिन भूपेंद्र और राजकुमारी उसकी बात याद रखते हैं और चुपचाप खाना खाकर सो जाते हैं। अच्छा किया। पर आधी रात को अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। कांपने लगती है, जैसे भूकंप आया हो। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ जैसी भारी चीज उनकी झोपड़ी की तरफ चलकर आ रही हो। अरे बाप रे। और कहानी हमें ठीक इसी रोमांचक मोड़ पर छोड़ देती है। वाह, तो अब असली एक्शन शुरू होने वाला है। वो 3 सिल वाला भेड़िया या कोई और नया, उससे भी बड़ा खतरा? पता नहीं। ये उत्सुकता पैदा करता है। एक साधारण किसान की कहानी जो अपने घर में हो रहे चमत्कारों से हैरान था, अब एक श्रापित राजकुमारी को बचाने के एक जानलेवा मिशन में बदल चुकी है। सही। सपनों ने उसे रास्ता दिखाया, एक अंगूठी ने उसे जिम्मेदारी दी, और अब एक ऐसा सफर शुरू हो चुका है जहां हर कदम पर खतरा है। ये कहानी हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या भूपेंद्र को मिली ये जिम्मेदारी सिर्फ एक श्राप तोड़ने का मिशन है, या ये उसके अपने भाग्य की कोई